पिछली क्लास में भी मैंने आपको इनकम टैक्स कंप्यूटेशन का एक क्वेश्चन करवाया था, यूट्यूब पे डाला हुआ भी है, वो वीडियो आप देख सकते हो। और जिसमें हमने एक व्यक्ति की टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट की थी, एज वेल एज हमने टैक्स लाइबिलिटी भी कैलकुलेट की थी, और जो 2024-25 असेसमेंट फाइनेंशियल ईयर को ध्यान में रखते हुए बेसिकली। तो यहाँ पर भी हम लोग मान लो अभी 2024-25, यहाँ मैंने देखिए, मैं सवाल में कहीं कहीं कुछ चेंजेस करता चलूंगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा। हम लोग यहाँ पर ए वाई की जगह एफ वाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं? फाइनेंशियल ईयर कर देते हैं 24-25। तो अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 24-25 कर रहा हूँ, तो फिर मुझे बजट 2024 के जो अपडेट्स हैं उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा, स्पेशली जो कैपिटल गेन के अपडेट्स हैं उसको ध्यान में रखना पड़ेगा इस सवाल में। और जो पिछला सवाल है उसमें एक फर्क मैंने डाला है, वो ये डाला है कि पिछले सवाल में मैंने सारी जो इनकम थी वो डायरेक्ट ग्रॉस फिगर ले लिया था, यानी टैक्सेबल इनकम का फिगर ले लिया था, कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी थी हमें। और फिर हमने क्या किया था, उन इनकम पर जो ब्रेकअप किया था टैक्स वाइज, और एज वेल एज हमने टैक्स लाइबिलिटी भी कैलकुलेट किया था। तो उसमें भी जो बदलाव करने थे हमें, जो लेटेस्ट अपडेट्स है उसको ध्यान में रखते हुए हमने लाइबिलिटी को कैलकुलेट किया था। ओल्ड और न्यू स्लैब दोनों में हमने टैक्स लाइबिलिटी निकाली थी, और आपने देखा था कि ओल्ड स्लैब में ज़्यादा टैक्स बनता है, न्यू स्लैब में कम टैक्स बन रहा था। और उसका रीजन ये था कि डिडक्शंस कहीं पर भी कंसीडर नहीं किए गए थे। आज की इस वीडियो में और इस क्लास में हमने एक ऐसा एग्जांपल उठाना है जहां पर डिडक्शन भी है, एटीसी से एटीयू के। तो डिडक्शंस को भी हम कंसीडर करेंगे, साथ ही साथ में हम यहां पर इनकम जो है उसमें भी कैलकुलेट करना सीखेंगे कि इनकम कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो अच्छा सवाल है, आप लोग जरूर देखिएगा। यहां पर आप देख सकते हैं, हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन है किसी व्यक्ति विशेष की, और हमें उसकी टैक्सेबल इनकम और टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करनी है, और फाइनेंशियल ईयर यानी प्रीवियस ईयर 2024-25 के लिए। ऑलराइट। और ये एक प्रोफेशनल है, ये मानते हुए आपको उसकी टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करनी है। अब मैं आपको जितना डिटेल में एक क्लास में चीजें समझा सकता हूं वो मैं इस क्लास में समझाने वाला हूं, यानी ओवरऑल पूरा इनकम टैक्स इस एक वीडियो के अंदर आ जाने वाला है। राइट। तो चलिए बातें करते हैं हम लोग एक एक करके। देखिए, सबसे पहले तो हम नजर दौड़ाते हैं कि क्या क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास है अवेलेबल। तो देखिए, टोटल टर्नओवर दे रखा है, मतलब प्रोफेशनल है तो पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगा इसका जो इनकम है। तो टर्नओवर दे रखा 80 लाख का। अब देखिए, यहां कैलकुलेट करना पड़ेगा, इनकम निकालना पड़ेगा। 80 लाख पर एनम है, ठीक है। सैलरी एक्सपेंस जो इसने जो अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दी होगी, कितने? 12 लाख की। रेंट भी इसका खर्चा है, 9.60 लाख का इसने पे किया होगा। डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट्स पे इसने कैलकुलेट किया हुआ है 4 लाख रुपए का, और जो अदर एक्सपेंसेस हैं वो भी यहाँ पर दे रखे हैं 3 लाख के आसपास के। मतलब अगर ये जो ब्लैक कलर में जितनी भी चीजें लिखी हुई है, इसका सीधा सीधा संबंध किससे है? आपकी प्रोफेशनल इनकम से है। पीजीबीपी हेड में जो आपकी पीजीबीपी इनकम निकालने में ये सब चीजें कैलकुलेट होगी। ऑलराइट। उसके बाद आप देख सकते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शेयर्स पर हुआ 3 लाख रुपए का। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ज्वेलरी पे हुआ 1 लाख रुपए का, याद रखिएगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ज्वेलरी पे कितना? 1 लाख रुपए का। अब आपको यह भी समझ में आना चाहिए कि ये जो पीजीबीपी हेड में इनकम आएगी आपकी, वो आपकी स्लैब रेट से टैक्सेबल होगी। कौन सी? स्लैब रेट से टैक्सेबल होगी। और शेयर्स पर जो एलटीसीजी होता है उस पर अभी सरकार ने कितना % रेट कर दिया? 12.5%। तो इस पे हमें 12.5% लगाना है, लेकिन एग्जेम्पशन का भी ध्यान में रखना है, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स में आपको अब 1,25,000 रुपए का क्या मिलेगा? एग्जेम्पशन मिलेगा। ठीक है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ज्वेलरी पर, देखिए ज्वेलरी पर हो रहा है, आप समझिएगा। अब जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है उसको उसको दो तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। अगर आपको कोई लिस्टेड सिक्योरिटीज पर हो रहा है, शेयर्स वगैरह पे हो रहा है, तो उस पर आपको 20% टैक्स देना होता है। लेकिन अगर ज्वेलरी पे हो रहा है यानी अदर एसेट पर हो रहा है, तो वो स्लैब रेट से टैक्सेबल होगा। किस रेट से? स्लैब रेट से टैक्सेबल होगा। तो ये आपकी स्लैब इनकम में जाके जुड़ने वाला। और फिर दे रखा है एलटीसीजी फ्रॉम इमूवेबल प्रॉपर्टी। कोई हाउस प्रॉपर्टी वगैरह होगी, कोई लैंड होगी, उस पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ। इसमें आपको ऑप्शन दिए गए,
या तो आप 12.5% वाले ब्रैकेट में जाएं, ठीक है, या फिर आप 20% में जाएं। 20% में जाएंगे तो आपको विथ इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलेगा, और 12.5 में जाएंगे तो विदाउट इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलेगा। ध्यान देना, मतलब आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप किधर किस तरीके की कैलकुलेशन करवा सकते हैं। हमारे सामने तो सीधे सीधे एलटीसी दे दिया है, तो अब हम वो इंडेक्सेशन वाला मैटर तो यहाँ पर अब यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर इंडेक्सेशन में जाना होता है तो फिर हमें सेल कंसिडरेशन, हमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, हमें कब खरीदा, कब बेचा, कब इंप्रूवमेंट कराया, कितना ट्रांसफर एक्सपेंस है, सब पता होना चाहिए, क्योंकि उसकी कैलकुलेशन होती है बेसिकली। उसके बाद आप देखिए, मतलब ये सारा आपका कैपिटल गेन वाली इनकम है जो ब्लू कलर में मैंने लिखा हुआ, थोड़ी सी आपके लिए आसान कर दिया मैंने राहें कि भाई कौन से हेड में टैक्सेबल होगी। ये इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगा। फिर बात करते हैं हम इंटरेस्ट ऑन एफडीआर। एफडी पर ब्याज मिला है साहब 90,000 का, तो हमें यह देखना पड़ेगा कि वो बंदा सीनियर सिटीजन है या नॉर्मल सिटीजन। अब देखो इसकी कोई डिटेल नहीं दे रखी, तो मान लो मैं नॉर्मल सिटीजन, हालांकि सीनियर सिटीजन भी हो नॉर्मल सिटीजन भी हो तो एफडी पे मिले हुए ब्याज पे तो टीडीएस कट के आया होगा, तो आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि इस पे 10% टीडीएस कटा होगा। लेकिन एक चीज और होती है कि सीनियर सिटीजन है या नॉर्मल सिटीजन है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाना, क्योंकि अगर आप नॉर्मल सिटीजन हो तो आपको एक डिडक्शन मिलता है, ध्यान देना, टीटीए का, टीटीए का 10,000 तक का सेविंग बैंक अकाउंट पे मिलता है, बट वो ध्यान रखना। और अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो आपको ओवरऑल जितना भी आपका इंटरेस्ट है सारे बैंक अकाउंट पे, उस पे 80 टीटीबी के अंतर्गत 50,000 रुपए का क्या मिलता है, डिडक्शन मिलता है। तो वहां आपकी एज इंपॉर्टेंट हो जाती है। ऑलराइट, सो अपन इसको एज्यूम कर लेते हैं कि नॉर्मल बंदा है, ठीक है, हम सीनियर सिटीजन में नहीं चलेंगे, नॉर्मल एज वाले व्यक्ति को हम यहां पर कंसीडर करने वाले और ऑर्डिनरी रेसिडेंट मान लेते हैं, सामान्य नागरिक भारत का। हालांकि यहां पर इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट भी दे रखा है 15,000 रुपए, ठीक है, और लॉटरी इनकम भी दे रखी है आपकी 50,000 रुपए। याद रखिएगा लॉटरी पे आपका 30% टीडीएस कट के आया होगा, सेविंग बैंक अकाउंट पे कोई टीडीएस नहीं होता है, याद रखिएगा, और आपका एफडीआर के इंटरेस्ट पर टीडीएस कटा होगा। तो ये आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का पार्ट है, तीनों तरीके की इनकम। यानी आप देख सकते हैं यहां पर जो इनकम हमें बता रखी है वो 3 अलग अलग हेड की इनकम है, पीजीबीपी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, एज वेल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं डिडक्शंस की। सर आपने पिछले क्वेश्चन में डिडक्शंस का जिक्र नहीं किया था, किसी ने कमेंट भी किया था उस पर कि सर डिडक्शंस को भी आप कंसीडर करिए। अब की बार मैं कंसीडर कर रहा हूं। आप देख सकते हैं एलआईसी प्रीमियम बंदे ने भरी है, खुद की कोई पॉलिसी ले रखी होगी, जॉइंट पॉलिसी भी हो सकती है, तो 30,000 रुपए की एलआईसी प्रीमियम में कौन सा डिडक्शन मिलता है, एटीसी का मिलता है। हेल्थ इंश्योरेंस भरा है 20,000 का प्रीमियम, ये कौन सा डिडक्शन मिलता है, एटीडी का मिलता है, याद रखिएगा। लेकिन ये सारे डिडक्शन ओल्ड स्लैब में मिलेंगे, मैं कंपेयर करता चलूंगा ओल्ड और न्यू को, याद रखिएगा। इसलिए मैंने कहा कि एक सिंगल क्लास है लेकिन ओवरऑल इनकम टैक्स को कवर करेगी। ऑलराइट, तीसरा पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट किया है, इसका भी डिडक्शन आप किस में ले सकते हो, एटीसी में ले सकते हो। देखिए पीपीएफ में वो बंदा इन्वेस्ट करता है, या जनरली पीपीएफ में वो लोग इन्वेस्ट करते हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, क्योंकि अगर आप सैलरीड एम्प्लॉयड हो तो आपका ईपीएफ स्कीम होगा और आपका ऑलरेडी प्रोविडेंट फंड होगा और उसमें पैसा जा रहा होगा, तो फिर उस केस में ज्यादा कम चांसेस रहते हैं कि आप एडिशनली पीपीएफ भी ले, क्योंकि ज्यादातर ये जो पीपीएफ इन्वेस्टमेंट वगैरह वो लोग करते हैं जिनको एटीसी के बेनिफिट्स लेने होते हैं और भविष्य की सिक्योरिटी भी एक तरह से आप सोच रहे होते हैं। तो पीपीएफ में ये मान के चलिए आपकी ज्यादातर सेल्फ एम्प्लॉयड इन्वेस्ट करते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि सैलरीड नहीं करते हैं, कोई भी कर सकता है, लेकिन करता कौन है, जिसका ईपीएफ अकाउंट बेसिकली नहीं होता, राइट। अच्छा, ये आपको एटीसी में मिल जाएगा। बच्चों की एजुकेशन फीस भरी है आपने, ट्यूशन फीस की भी छूट मिलती है, याद रखिएगा एटीसी में। तो आप यहां देख सकते हैं मैंने यहां पर कुछ चीजें ली है। अच्छा, यहां पर हिडन भी है कुछ चीजें, एटीटीटीए और टीटीबी, ये कभी भी आपके सामने हिडन होते हैं। हिडन मतलब आपको इनको भी कंसीडर करना होता है। अगर सीनियर सिटीजन है तो टीटीबी को कंसीडर करना होता है, और अगर नॉर्मल पर्सन है
तो आप ATTTA को कंसीडर करते हैं सेविंग बैंक अकाउंट के केस में। तो ये भी आपके सामने अभी आने वाली पिक्चर। ऑलराइट, सो दीज आर द डिडक्शंस जो आप ओल्ड स्लैब में बेनिफिट ले पाएंगे, नई स्लैब में नहीं ले पाएंगे, याद रखिए, ठीक है, नई स्लैब में नहीं ले पाएंगे। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अब हम थोड़ा कंप्यूटेशन का पार्ट करते हैं। कभी भी ध्यान दीजिएगा, समझना सबसे पहले होता है। अक्सर हम क्या करते हैं, हम समझते नहीं है, चालू हो जाते हैं बस कि यार ठीक है ये है, चलो चालू होते हैं, एक एक चीज को पढ़ते पढ़ते आप चलते जाते हो, तो गलतियां हो जाती है। पहले कभी भी किसी भी बंदे की जब आप इनकम टैक्स रिटर्न भरने बैठोगे तो पहले उसके सारी की सारी इनकम, सारे के सारे उसके द्वारा किए गए एक्सपेंडिचर, जिसको आप एग्जाम्शन में क्लेम कर पाओगे या डिडक्शन में क्लेम कर पाओगे, उनको समझना बहुत जरूरी है। जब आप ओवरऑल पिक्चर को समझोगे, जब आप उससे उसके बैंक स्टेटमेंट मंगवाओगे, आप उसकी अकाउंटिंग करोगे, तो आपसे गलती नहीं होगी और आप जब उसका ITR भरोगे तो बहुत लेसर चांसेस होंगे कि किसी वजह से उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वापस से नोटिस भेजे डिफेक्टिव रिटर्न का। अदरवाइज क्या होता है कि जब हम लेट गो करते हैं चीज़ों को, ज़्यादा अच्छी तरीके से नहीं समझते हैं और बस भर देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि बहुत आसान है, ठीक है, तो फिर वो ज़्यादा डेफिनेटली चांसेस बनते हैं वहाँ पर कि नोटिसेस आपको GST या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मिले। इसलिए थोड़ा सा कभी भी ध्यान देना, प्रैक्टिकल पार्ट आप लोग सीख लेते हो लेकिन थियोरेटिकली आप ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव नहीं करते हो, सीखते नहीं हो। जब कॉन्सेप्ट या लॉ ही नहीं पता है तो प्रैक्टिकल पार्ट कैसे सही करोगे। तो इसीलिए कभी भी कोई भी, चाहे देखिए मैं किसी भी सब्जेक्ट की बात करूं, पहले प्रोविजनल पार्ट या लॉ वाला पार्ट या जो बेसिक्स हैं वो आपके मजबूत होने चाहिए, तभी आप कोई चीज कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं हम कैलकुलेशंस करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहले हम उसकी टैक्सेबल इनकम निकालने वाले हैं, फिर हम उसकी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने वाले हैं। तो पहले हम बात करते हैं टैक्सेबल इनकम की। हमेशा इनकम टैक्स कंप्यूटेशन दो पार्ट में बटा होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट टैक्सेबल इनकम, आफ्टर दैट यू हैव टू फाइंड आउट टैक्स लायबिलिटी। और आज मैं आपको ये 4 पार्ट में बताने वाला हूं। कितने? टैक्सेबल इनकम निकालेंगे, फिर टैक्स लायबिलिटी हम 3 तरीके से निकालेंगे। पहला तरीका होगा ओल्ड स्लैब में, दूसरा तरीका होगा न्यू स्लैब में, और तीसरा तरीका होगा प्रिजम्पटिव बेसिस पर। तो मैं आपको आज 44 ADA को भी बताने वाला हूं। आप बोलोगे सर 44 ADA क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो बुक्स नहीं मेंटेन करता, ऐसा व्यक्ति जो अपने हिसाब किताब नहीं रखता, बुक्स नहीं मेंटेन करता, 80 लाख रुपए का इसका टर्नओवर है, तो वैसे तो ये मैं आपको ये बता दूं कि 44 ADA में जा ही नहीं सकता। एक प्रोफेशनल 44 ADA में सिर्फ जा सकता है कब तक? जब तक उसका टर्नओवर या उसकी ग्रॉस रिसिप्ट 50 लाख से कम हो। तो ये व्यक्ति तो वैसे भी 44 ADA के लिए क्या हो गया? ब्लॉक हो गया। क्या हो गया? ब्लॉक, ले ही नहीं सकता। इसको एक्चुअल रिकॉर्ड रखने पड़ेंगे, मैंडेटरी, याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले PGBP हेड के ऊपर बातें करते हैं। तो देखिए टर्नओवर यानी आपकी सेल 80 लाख की है। सेल में से सैलरी वाजिब खर्चा होता है, माइनस कर लो, रेंट वाजिब खर्चा होता है, माइनस कर दो, डेप्रिसिएशन वाजिब खर्चा होता है, माइनस कर दो, और अदर खर्चे भी वाजिब हैं तो माइनस कर दो। लेकिन याद रखिएगा जब आप अपना 80 लाख का टर्नओवर है तो ऑब्वियस सी बात है GST में भी बंदा क्या होगा? रजिस्टर्ड होगा। और बुक्स बनाना तो वैसे ही मैंडेटरी हो गया है ना। 10 लाख ऊपर सेल चली जाती है या 2.5 लाख से ऊपर का प्रॉफिट चला जाता है तो आपको अपनी बुक्स मेंटेन करना वैसे ही कंपलसरी हो गया। तो यहां पर तो बुक्स उसको मेंटेन करना और ये रिकॉर्ड रखना है। तो कभी भी जिन चीजों का आप खर्चे के रूप में क्लेम कर रहे हो, इनके एविडेंस या डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होने बहुत जरूरी है और इनके पेमेंट होने भी बहुत जरूरी है। अगर आप 12 लाख रुपए की सैलरी दिखा रहे हो तो 12 लाख के या तो सैलरी के वाउचर्स या 12 लाख के सैलरी के पेमेंट्स होने बहुत जरूरी है, ध्यान देना, ठीक है। रेंट आप 9,60,000 का दिखा रहे हो, 80,000 रुपए पर मंथ रेंट दिखा रहे हो, तो आपका रेंट के जो वाउचर्स या बिल आपके पास होने बहुत जरूरी है। साथ ही साथ में GST के कॉन्सेप्ट्स को भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। बंदा 80,000 रुपए का रेंट चुका रहा अगर सामने वाली पार्टी को, तो उसके सामने वाली पार्टी अगर रजिस्टर्ड होगी तो वो GST भी लेगी। तो उन सब चीजों को आपको बुक्स बनाना मैंडेटरी हो जाता है। तो अगर इस तरीके का आंकड़े कोई बंदा आपको दे रहा है तो 101% उसको अकाउंटिंग करना नेसेसरी है। आपको उसके बुक्स में मांगने पड़ेंगे, आप उसकी बुक्स के आधार पे ही चलोगे। आपको उसके बुक्स, उसकी बैंक स्टेटमेंट्स, सारी चीजें मांगनी पड़ेगी, तभी जाके आप ITR भरोगे। उसने बता दिया और आपने मान लिया नहीं, क्योंकि फिर उस केस में उसको ही नोटिस आने वाले, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन आप क्लेम कर रहे हो तो आपके पास डेप्रिसिएशन का चार्ट बनना, बुक्स में उसकी एंट्री
बुक्स में एक्चुअल में वो एसेट्स है या नहीं है, मौजूद है, ये आपको देखना बहुत जरूरी है। अदर एक्सपेंसेस में एक एक चीज का इंटरनल ऑडिट होता है, एक तरह से यूं समझ लो। इनकम टैक्स रिटर्न भरने से पहले आपको स्क्रूटनी करनी पड़ती है एक एक अकाउंट की, तो उसी को हम एक तरह से कह सकते हैं इंटरनल ऑडिट आपको करनी पड़ेगी। तो मान लो ये जेन्युइन फिगर है सारे, तो आप इसको घटा दोगे तो आपकी यहाँ पर जो एक्चुअल में प्रॉफिट निकल कर आ रहा है, कितना आ रहा है? 51,40,000। ठीक है, तो 80 में से आपने सारे खर्चे माइनस कर दिए, 51,40 का आपका पीजीबीपी हेड से टैक्सेबल इनकम निकल कर आया। ऑलराइट, इसके बाद एलटीसीजी की मैं बात करूं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की, तो कैपिटल गेन आप देख सकते हैं, एक तो शेयर्स में हुआ 3 लाख का, एक ज्वेलरी पर हुआ 1 लाख का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एक 4 लाख का इमोबल प्रॉपर्टी पे हुआ, तो ये 4 और 4 8 लाख हो गए बेसिकली। तो 8 में से 7 लाख तो आपका एलटीसीजी और 1 लाख का एसटीसीजी। और इनको हमेशा ध्यान रखना, आप ऐसा मिक्सअप नहीं कर सकते। मैंने क्या कर दिया? मिक्सअप कर दिया। मिक्सअप नहीं करना, आपको अलग अलग कंसीडर करना है, क्योंकि इन पे टैक्स की रेटें क्या होती है? अलग अलग होते हैं, प्रोविजंस भी अलग अलग होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो ऐसे केस में आप हमेशा जो कैपिटल गेन होते हैं वो इंडिविजुअली लिखें। ऑलराइट, इसके बाद अदर सोर्सेज की बात करूं तो इसको भी हमेशा मिक्सअप नहीं करना होता है, क्योंकि अदर सोर्सेज में भी आपके पास हो सकता है कोई ऐसी इनकम हो जिसपे 30% स्लैब रेट फिक्स रेट से टैक्स लग रहा है, किसी पे 10% लग रहा है, किसी पे 20% लग रहा है, कोई स्लैब में जाके शामिल होने वाला है, किसी पे टीडीएस कटा है, किसी पे नहीं कटा है। तो कभी भी ध्यान देना, आपको अलग अलग लिखना होता है। जैसे ये देखिए मैंने लिखा हुआ है कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जैसे एफडीआर से हुआ, सेविंग बैंक अकाउंट से हुआ, लॉटरी से हुआ, तो ये सब हमने टोटल कर दिया। मैंने अभी सिर्फ टोटल इसलिए किया है कि मुझे ये पता चले कि मेरी जो ग्रॉस टैक्सेबल इनकम है, जीटीआई है, वो कितनी है। तो देखिए आप जब अपनी सारी की सारी तीनों हेडों की इनकम को जोड़ोगे तो आपका जीटीआई कितना निकल कर आ रहा है? 60,95,000 रुपए निकल कर आ रहा है। 60,95,000 रुपए पर टैक्स देना है बंदे को। अब आप समझिए, अगर ये बंदा ओल्ड स्लैब में जाएगा तो इसको डिडक्शंस का बेनिफिट मिलेगा, और न्यू स्लैब में जाएगा तो नहीं मिलेगा डिडक्शंस का बेनिफिट। समझ रहे हैं? तो अगर हम डिडक्शंस की बात करें तो देखिए, अगर ओल्ड स्लैब की बात करते हैं तो ओल्ड स्लैब में क्या क्या डिडक्शंस मिलने वाले हैं? एटीसी का डिडक्शन मिलने वाला, जो मैक्सिमम कितना मिलता है? 1.5 लाख रुपए का मिलता है। एलआईसी प्रीमियम आपने जो भरी, पीपीएफ में जो इन्वेस्टमेंट किया, और बच्चों की जो ट्यूशन फीस की जमा कराई है, इन सब को जोड़ो, ये सब एटीसी के डिडक्शंस हैं। तो 1.25 हो रहा है, तो आप 1.25 ले सकते हैं। कई बार क्या होता है, बंदा आंख मीच करके ऐसे इन्वेस्टमेंट्स या ऐसे एक्सपेंडिचर कर लेता है जो उसको ये लगता है कि मेरे को एटीसी में फायदे मिल जाएंगे। ठीक है, और इसे करते 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 हो सकता है ये 3 लाख क्रॉस हो जाए फिगर। तो आप याद रखिएगा, आपने भले 3 लाख के खर्चे भी किए हैं या 3 लाख के इन्वेस्टमेंट भी किए हैं, जिनका आप क्लेम किस में कर सकते हो? एटीसी में, लेकिन आपको मिलना मैक्सिमम बेनिफिट कितना? 1.50 का ही मिलना है। तो ये 1.50 की लिमिट को हमेशा कंसिडर करना है, आपको ध्यान में रखना है कि आप ऐसे इन्वेस्टमेंट्स या ऐसे खर्चे 1.5 लाख रुपए तक ही छूट ले पाएंगे। अब ज्यादा कर लो तो अलग बात है, वो तो आपका इन्वेस्टमेंट हो गया, आगे भविष्य में फायदा देगा, लेकिन टैक्स बेनिफिट सिर्फ विद इन ईयर 1.50 का ही मिलने वाला, वो भी ओल्ड स्लैब में मिलने वाला। तो यहाँ पर 1,25,000 रुपए का आपको एटीसी का बेनिफिट मिलने वाला है। एटीडी का बेनिफिट आपको हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम जो आपने भरी है, कभी भी ध्यान देना, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम देखिए यहाँ पर मैक्सिमम ले रखा 25,000 रुपए। कितना? 25,000 तब मिलता है जब आप एक नॉर्मल व्यक्ति हो, आपकी उम्र 60 साल से कम हो आप। ठीक है, तो जो हेल्थ पॉलिसी हम लोग लेते हैं, ज्वाइंट पॉलिसी लेते हैं ज्यादातर, हस्बैंड वाइफ और बच्चे उसमें कवर होते हैं। तो हेल्थ पॉलिसी में अगर आप जो कपल हैं, कपल की अगर उम्र 60 साल से कम है, यानी नॉर्मल एज ग्रुप में आते हैं, तो 25,000 रुपए मैक्सिमम आप छूट ले सकते हैं। और अगर आप सीनियर सिटीजन में आते हैं, 60 साल से ऊपर में आते हैं, तो ये डबल हो जाती है, 50 की हो जाती है। और इसमें हेल्थ पॉलिसी में एक बेनिफिट और मिलता है एटीडी में, कि अगर मैं मेरे पेरेंट्स का भी हेल्थ पॉलिसी लेता हूं, मतलब मेडिक्लेम करवाता हूं, और उसकी प्रीमियम भी मैं भरता हूं, तो मुझे ही उसकी छूट मिलेगी। जैसे मान लो आज मेरे माता पिता है, वो सीनियर सिटीजन है, उनकी कोई इनकम नहीं है, लेकिन मैंने उनका हेल्थ बीमा ले लिया, तो मुझे 50,000 रुपए की छूट मिलेगी अगर वो सीनियर सिटीजन है तो। याद रखिएगा। तो ऐसे केस में जैसे आज मेरी बात कर रहा हूं, मैं मेरी पॉलिसी ले रहा हूं तो 25,000 की, और मेरे माता पिता की पॉलिसी करवा रहा हूं तो 50,000 की प्रीमियम की छूट मिल जाती है, यानी मैक्सिमम मैं 75,000 रुपए तक की छूट ले सकता हूं। कल को मेरी उम्र भी 60 साल क्रॉस हो जाती है और मेरे माता पिता तब भी जीवित है मान लो, और मैंने दोनों की पॉलिसियां करवाई है, तो 50 प्लस 50 मेरे को 1 लाख रुपए तक की एटीडी में छूट मिलती है, ओल्ड स्लैब के अंदर ओनली, याद रखिएगा। तो अगर एक और चीज बताता हूं, ये मैक्सिमम बात कर रहे हैं हम। अब आपकी इतनी प्रीमियम ही नहीं है, आपकी प्रीमियम कितनी है? तो 20 की छूट मिलेगी। ये यहां जो साइट्स में जो लिखा हुआ है, ये मैक्सिमम लिमिट्स है। तो कोई भी आदमी ये कभी ना सोचे कि यार ठीक है ना, एटीडी में 25,000 की छूट मिल जाएगी और उनने 12,000 रुपए का प्रीमियम पे किया, तो 12 का प्रीमियम पे किया तो ओनली
12 का ही मिलेगा। 25 छूट लेने के लिए 25 या उससे ज्यादा की प्रीमियम चुकानी पड़ेगी। ऑलराइट, तो ये 20,000 रुपए की आप छूट ले लेंगे। और 80 TTA में देखिए, मैं आपको वापस बता रहा हूं, मैंने ऊपर क्या कंसीडर कर लिया है, नॉर्मल एज ग्रुप वाले को कंसीडर कर दिया। इसलिए टीटीए में क्या होता है, 80 TTA सेविंग बैंक अकाउंट पर जो ब्याज मिलता है आपको, उस पर आपको 10,000 रुपए तक की छूट मिलती है। और हमारे केस में सेविंग बैंक अकाउंट पर हमें जो ब्याज मिला है, कहां है, ये रहा, 15,000 का। तो 15 की नहीं मिलने वाली, कितनी मिलने वाली, 10 की मिलने वाली। अब आप इन तीनों डिडक्शंस को अगर ध्यान से देखें तो यहां 1,25 खर्च किया तो 1,25 की छूट ली, यहां 20 खर्च किया तो 20 की छूट ली, यहां 15 खर्च किया मतलब 15 कमाया, लेकिन छूट सिर्फ 10 की मिलेगी। ऑलराइट, और इनकम में आपके पूरा का पूरा अमाउंट जुड़ने वाला 15,000 रुपए। तो ऊपर ये 15,000 रुपए पूरे पूरे इनकम में जुड़े, लेकिन यहाँ 10,000 आप माइनस कर सकते हो। तो आफ्टर द डिडक्शन ऑफ ऑल दीज टाइप ऑफ, सर आपने एक 80 TTB भी लिखा था, भैया 80 TTB आपको नहीं मिलेगा, वो सीनियर सिटीजन होते तो मिलता। तो ऐसे केस में अगर मैं इन तीनों तरह के डिडक्शंस को माइनस कर दूं तो मेरा 59,40,000 रुपए का इनकम आ रहा, नेट टैक्सेबल इनकम। अब आप मुझे बताइए, आप में से कोई भी व्यक्ति, कि ये जो नेट टैक्सेबल इनकम आ रही है 59,40,000 रुपए, अब क्या करूं मैं, डायरेक्ट इस पे स्लैब के अनुसार टैक्स कैलकुलेट करना शुरू कर दूं? नहीं, क्या किया जाता है, ब्रेकअप किया जाता है इनकम का रेट वाइज। क्या किया जाता है, कभी भी ये गलती मत करना कि आप डायरेक्ट आपकी जो टैक्सेबल GTI या NTI आ रही है, NTI आ रही है, नेट टैक्सेबल इनकम आ रही है, आप डायरेक्ट कैलकुलेट करने बैठ जाए। नहीं, आपको रेट वाइज ब्रेकअप करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है आपने ऐसी कोई इनकम कमाई हो जिसपे फ्लैट रेट से टैक्स लग रहा हो। अच्छा, एक चीज और यहां पर आपको ध्यान रखना है, 59,40,000 रुपए की इनकम आई है, मतलब 50 लाख को आपकी इनकम क्या कर गई है, क्रॉस कर गई है, तो आपके टैक्स पे टैक्स लगेगा, सरचार्ज एप्लीकेबल हो गया। कितना परसेंट, 10%, नॉट 4%। 4% तो शेष होता है, शादियों में जाते हैं और लास्ट में पान दबा के निकलते हैं ना, वो पान है ये 4%। उसको क्या कहते हैं हम, हेल्थ और एजुकेशन सेस। वो तो हर हाल में लगेगा, अगर 100 रुपए का टैक्स बना तो 4 रुपए एक्स्ट्रा देने ही है। लेकिन सरचार्ज कब लगता है, 50 लाख से ऊपर इनकम पे लगता है 10%। और अगर ये 1 करोड़ से ऊपर चली जाती ना इनकम, तो ये 15% हो जाता, ध्यान देना, और मैक्सिमम 25% तक हो सकता है सरचार्ज। टैक्स पे टैक्स, ज्यादा कमाने वाले व्यक्तियों को, हायर इनकम ग्रुप वाले व्यक्तियों को टैक्स पे भी क्या देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है। उसी को हम क्या कहते हैं, सरचार्ज कहते हैं। चलिए अब हम थोड़ा ब्रेकअप करते हैं, इसको इनकम को बांटते हैं। ठीक है, ये 59,40,000 रुपए की इनकम आई है ओल्ड स्लैब में। अभी हम सिर्फ ओल्ड स्लैब की बात कर रहे हैं, अभी मैं न्यू पे भी बातें करूंगा। ठीक है, अब आप सबसे पहले अपनी नेट टैक्सेबल इनकम को क्या करो, ब्रेकअप करो। देखिए इन्होंने किया हुआ ब्रेकअप, 59,40 को क्या किया है, ब्रेकअप किया है। सबसे पहले तो आप स्पेशल रेट वाली इनकम को अलग अलग करो, छांटो। जैसे शेयर्स के ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, यहां पर 10% लिखा हुआ है, अभी सरकार ने इसको बदल दिया, कितना, 12.5% वाली इनकम कितनी हो गई, 3 लाख की। ध्यान देना, कितनी, ऊपर देखिए आप, शेयर्स पर आपको 3 लाख रुपए का LTCG हुआ था, ये वाली इनकम देखिए आप, तो ये 3 लाख का हुआ था। इस पे सरकार ने अभी रेट बदल दी, पहले 10% लगता था, अब अगर मैं 24-25 की बातें कर रहा हूं, जुलाई 2024 के बाद अगर आप ऐसी इनकम कमाओगे, कितना परसेंट टैक्स देना है, 12.5%। प्रॉपर्टी पर LTCG पहले 20% लगता था, इसको भी सरकार ने अभी हालांकि ऑप्शन दे दिया, लेकिन अभी हम ऑप्शन नहीं यूज कर पाएंगे क्योंकि हमें इसकी डिटेल पता नहीं है, तो हम क्या मानेंगे, 12.5%। ऑलराइट, सारी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 12.5% टैक्स की रेट कर दी है। ऑप्शन दिया गया है इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में, लेकिन वो ऑप्शन आप नहीं यूज कर पाओगे क्योंकि आपको नहीं पता है उस प्रॉपर्टी की डिटेल, की खरीदी कितने में थी, बेची कितने में थी, कौन से ईयर में खरीदी थी, ताकि आप इंडेक्सेशन वैल्यू निकाल पाओ। तो आप ये मानिए 12.5%, इस पे भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। लॉटरी इनकम पे 30% टैक्स लगता है फ्लैट और नॉर्मल। अब आप इन तीनों को माइनस कर दोगे, अब आप बोलोगे सर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी तो था, लेकिन वो किस पे था, ज्वेलरी पे था, शेयर्स पे नहीं था। शेयर्स पे होता तो 20% टैक्स लग जाता, ज्वेलरी पर है तो ज्वेलरी पर तो ये स्लैब रेट से ही लगने वाला है, इसलिए इसको स्लैब इनकम में ही कंसीडर किया जाएगा। तो अब आप इन तीनों इनकम को जब घटाओगे अपनी इस 59,40 में से,
तो आपकी जो रेस्ट ऑफ द इनकम है वो स्लैब वाली इनकम मानी जाएगी, नॉर्मल स्लैब रेट इनकम मानी जाएगी। कैलकुलेशन करते वक्त हमेशा ये ध्यान रखिएगा, जो आप एनटीआई निकाल के लेके आते हो, नेट टैक्सेबल इनकम निकालते हो, उसको आप जब ब्रेकअप करते हो तो पहले स्पेशल रेट वाली इनकमों को क्या करो, अलग करो। जब आप उन इनकम को अलग कर दोगे तो रेस्ट इनकम को आप क्या मानोगे, नॉर्मल स्लैब इनकम मानोगे, याद रखिएगा। तो ये नॉर्मल स्लैब इनकम होगी आपकी कितनी, 51,90,000 रुपए। अब आप टैक्स कैलकुलेट करिए ओल्ड स्लैब में। तो देखिए हम शेयर्स के ऊपर बात करते हैं, थोड़ा सा यहां पर मुझे अमाउंट बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, अमाउंट बदलूंगा। क्यों बदलना पड़ रहा बताओ, क्योंकि रेट्स में क्या हुआ है, बदलाव हुआ है, चेंजेस हुआ है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले शेयर्स पर बात करते हैं। एलटीसीजी ऑन शेयर्स 12.5%, 3 लाख रुपए का हुआ। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 3 लाख में से आप माइनस करोगे कितना, 1.25 लाख, 1.25 लाख रुपए आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा। बचा 1.75 का 12.5%। अब आप निकालो 1.75 का 12.5%, यहां लिख देता हूं मैं नीचे ही, 1,75,000 इंटू 12.5% कितना होता है, 21,875, ठीक है। प्रॉपर्टी पर कितना लगेगा, 12.5%, 4 लाख का। तो ये 4 लाख इंटू 12.5% करो, प्रॉपर्टी पे कोई एग्जाम्पशन नहीं मिलने वाला। 50,000 सही कैलकुलेट करना है, ठीक है। लॉटरी इनकम पे 30% लगेगा 50,000 का, दैट इज 15,000। ये तो हो गया आपका स्लैब वाले सारे टैक्सेस, इस पे इस पे इस पे। अब नॉर्मल इनकम पर जो कि कितनी थी, 51,90,000, उस पे टैक्स कैलकुलेट करना। तो पहले 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं। अभी ओल्ड स्लैब पे बातें कर रहा हूं मैं, बार बार बता रहा हूं मैं, अभी न्यू पे भी बातें करने वाला हूं। प्रिजम्पटिव पर बातें नहीं कर सकता क्योंकि उसमें ये बंदा आता ही नहीं है, राइट। 2.5 से 5 लाख तक 5% होता है 12,500। 5 लाख से 10 लाख तक की इनकम पे 20% होता है 1 लाख, और 10 लाख से लगाकर 51,90,000 का 30% होता है 12,57,000। और इन तीनों को जोड़ूंगा मैं तो 13,69,500 होता है। अब देखिए यहां पर फिगर बदलेंगे क्योंकि अभी हमने थोड़ा करेक्शन किया है, तो इसलिए मैं इन सारी चीजों को हटा ही देता हूं। यहां से लगाकर यहां तक को हम हटा देते हैं, और अब हम कैलकुलेट करते हैं। अब मेरे को सबसे पहले तो ये चारों टैक्स जोड़ो, ये 1, ये 2, ये 3 एंड दिस इज 4। चारों को जोड़ो तो टोटल टैक्स आ जाएगा 21,875। चलिए मैं भी आपके साथ लग जाता हूं, 21,875 प्लस 50,000 प्लस 15,000, दिस इज स्पेशल टैक्स, स्पेशल रेट वाला टैक्स, और 13,69,500 स्लैब वाला टैक्स। तो 14,56,375 आपका टैक्स बन रहा है। अब आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि टैक्स पे भी टैक्स लगेगा आपका, क्योंकि आप 50 लाख से ज्यादा इनकम कमा रहे हो। तो इस 14,56,375 का 10% आपको एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा सरकार के मुताबिक। सरकार आपसे 1,45,637.5 रुपए, यानी मैं 37 ही कर देता हूं, आपसे एक्स्ट्रा लेगी। अब आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये जो आपसे एक्स्ट्रा टैक्स लिया गया है इसको आप अपने ओरिजिनल टैक्स अमाउंट में जोड़िए, यानी 14,56,375 में मैं इसको जोड़ूंगा 1,45,637 रुपए। सो ये टोटल इसका बन रहा है अभी तक का 16,02,012 रुपए, और 4% मैंने आपको वापस बोला था, ये आपको भारत में शिक्षा और जो स्वास्थ्य के ऊपर सरकार खर्च करती है, आपसे एक्स्ट्रा पैसा लेती है 4%, तो इंटू 4%, जो कि आपका 64,000। ये 4% हमेशा इस अमाउंट पे लगता है, टैक्स प्लस सरचार्ज के अमाउंट पे लगता है।
तो ये आपका बन रहा है 64,080 रुपये। ठीक है, पॉइंट्स को मैं इग्नोर कर रहा हूँ, और अगर मैं इसको अभी जोड़ देता हूँ तो आपकी आ जाएगी क्या, टोटल टैक्स लाइबिलिटी। 16,02,012 प्लस 64,80, तो ये आपका 16,66,092 आता है। अब आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अगर आपने कोई एडवांस टैक्स दिया है तो आप वो क्या कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, और अगर आपने कोई टीडीएस दिया है तो उसको भी आप माइनस कर सकते हो। तो हमारे केस में देखिए एडवांस टैक्स का कहीं जिक्र तो नहीं किया गया है, लेकिन टीडीएस जरूर हो सकता है। टीडीएस को हमेशा देखिए अदर सोर्सेज की इनकम में। तो अभी ऊपर अगर मैं देखूं एफडी पे मेरे को टीडीएस कटा होगा 90,000 का 10%, 9,000 रुपये, और सेविंग बैंक अकाउंट पे तो नहीं कटा होगा, और लॉटरी इनकम पे भी मेरा 15,000 का टीडीएस गया होगा। ठीक है, तो ये जो टीडीएस होता है ये आप यहाँ पर माइनस कर सकते हो। टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन एफडी कितना था, 90,000 का 10% टीडीएस 9,000, सॉरी, ये माइनस हो जाएगा। और आपका टीडीएस ऑन लॉटरी इनकम, ये भी आपका माइनस हो जाएगा, कितना, 50,000 का 30%, 15,000। सो अगर मैं इन दोनों को माइनस कर भी देता हूँ तो मेरी जो लाइबिलिटी है वो इतनी ज़्यादा है कि वो लाइबिलिटी जब मैं भरने जाऊँगा तो सेल्फ असेसमेंट टैक्स के रूप में, तो मुझे बहुत भारी मात्रा में ब्याज चुकाना पड़ेगा। ठीक है, तो 16,66,092 में से आप 24,000 माइनस कर दो तो 16,42,092 का आपका टैक्स पेएबल आएगा। लाइबिलिटी तो आपकी 16,66,92 की आई है, पेएबल अब आपको कितना पे करना है वो इतना आएगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वट एवर द एडवांस टैक्स और टीडीएस अमाउंट वो हमारी लाइबिलिटी में से क्या हो जाता है, आगे जाके माइनस हो जाता है। तो अगर आप ओल्ड स्लैब में जा रहे हो तो आपको इतना टैक्स देना है, याद रखिएगा। अब देखिए मैं इसको कंपेयर करता हूँ न्यू स्लैब में। ठीक है, कि अगर मैं न्यू स्लैब में जाऊंगा तो मुझे कितना टैक्स देना पड़ेगा। तो देखिए इसी के साथ मैं एक पैरेलल पिक्चर ड्रॉ करता हूँ न्यू स्लैब की, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और यहाँ पर हम देखिए इनकम का ब्रेकअप तो आपने वैसे ही कर दिया, क्योंकि न्यू स्लैब सिर्फ स्लैब बदल रही है और कोई तरह के प्रोविजंस आपको नई स्लैब में नहीं बदल रहे हैं। अच्छा, 87A की रिबेट यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी नहीं है, क्योंकि 87A की रिबेट तो गरीबों को मिलती है, मतलब कम इनकम वालों को मिलती है। 5 लाख से कम इनकम है ओल्ड स्लैब में तो 87A की रिबेट मिलती है, नई स्लैब में 7 लाख से कम की इनकम है तो 87A की रिबेट मिलती है, और आप तो वहाँ 50 लाख को भी क्या कर चुके हो, क्रॉस कर चुके हो, तो उसके ऊपर आपको कतई ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। अब हम बात करें तो देखिए मैं ब्रेकअप तो वैसा ही रहने वाला है। ठीक है, तो ये तो सेम टू सेम रहने वाला है कि भैया नई स्लैब में भी ये जो टैक्स की रेट्स हैं तो ये तो सब सेम रहने वाली है, तो ये सेम रहने वाला है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं न्यू स्लैब की फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25, तो जो फर्क आने वाला, डिफरेंस आने वाला वो स्लैब में आने वाला। ठीक है, लेकिन एक चीज और समझिए आप, यहां पर सेम नहीं रहने वाला है, क्योंकि यहां से ही चीजें बदल जाने वाली है। जीटीआई जो आया है इसके आप ये मान के चलिए कि जीटीआई जो आया है उसमें से आपने ये जो सारे बेनिफिट्स लिए हैं ये नई स्लैब में नहीं मिलेंगे, तो ऐसे केस में ये 60,95,000 को ब्रेकअप करना पड़ेगा। ये मैंने यहां सेम जरूर लिख दिया है, लेकिन ये सेम नहीं होने वाला है। ठीक है, क्योंकि नई स्लैब में आपको क्या नहीं मिलता, ज्यादातर डिडक्शंस के बेनिफिट नहीं मिलते। ठीक है, तो ऐसे केस में कितना था, 60-95, आपको एनटीआई कितना, एनटीआई जो जीटीआई होगा वही एनटीआई हो जाएगा 60-95। ठीक है, तो 60-95 से ही कैलकुलेशन करना शुरू करना पड़ेगा। ये जो इन्वेस्टमेंट आपने की है एलआईसी वगैरह, हेल्थ इंश्योरेंस, पीपीएफ, चिल्ड्रन एजुकेशन फीस, इसका किसी का बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो आपकी अगर आप न्यू स्लैब में जाते हो तो पहला नुकसान आपको किसका होने वाला है, न्यू स्लैब अंडर सेक्शन 115
PAC, ठीक है। पहला जो आपको नुकसान होने वाला है 60-95 था ना, तो ये 60-95 आएगा, न कि 59-40 आएगा। तो यहाँ आपका पहला नुकसान आ जाएगा, ये आपकी NTI होने वाली है। अब इस NTI को आपको ब्रेकअप करना है, तो इसको ब्रेकअप करना है तो LTCG ऑन शेयर तो इतना ही रहने वाला है। प्रॉपर्टी पर आपको LTCG हुआ, ये भी इतना ही रहने वाला है, 4 लाख का। लॉटरी इनकम 50 जीते हो तो 50 ही रहने वाली है, ठीक है। तो इन तीनों को हम क्या करने वाले हैं, माइनस करने वाले, ताकि हमें पता पड़े कि स्लैब वाली इनकम कितनी है, ठीक है। तो 60-95 में से 60,95,000 माइनस 750, तो 53,45,000 रुपये आपकी स्लैब वाली इनकम आएगी। 53,45,000 ये आपकी स्लैब इनकम है। ये आपने ब्रेकअप कर दिया। अब आप देखिए टैक्स लाइबिलिटी की कंप्यूटेशन करते हैं, तो यहां पर ये सेम ही आने वाला है। LTCG आपका वही सेम कैलकुलेशन होने वाला है। प्रॉपर्टी पे भी आपका 50,000 का ही टैक्स बनने वाला है, ये टैक्स है, ठीक है। यहां पर क्या लिख देता हूं, टैक्स लाइबिलिटी। और ये लॉटरी इनकम पे भी आपका 15,000 का टैक्स आने वाला। बदलना है यहां से, अब जो स्लैब है उसके अनुसार आप स्लैब का टैक्स निकाल के निकालोगे जब, तब बदलेगी स्लैब। तो देखिए मैं आपको ये भी बता देता हूं कि इसमें जो पहली स्लैब होने वाली है वो 0 से लगाकर 3 लाख तक की होने वाली है, 0%, दैट इज 0। दूसरी स्लैब होने वाली 3 लाख से 7 लाख की इस साल, इस पे 5%, तो ये 4 लाख का 5% हो गया 20,000 रुपए। इसमें तीसरी स्लैब जो होने वाली 7 लाख से 10 लाख की 10%, यानी इस 3 लाख का 10%, 30,000 हो गया। 10 लाख तक आज, अब इस साल से नई स्लैब में 50,000 का टैक्स दंड बनेगा आपका। चौथी स्लैब आपकी होने वाली 10 लाख से 12 लाख की, इस पे आपका 15%, यानी इन 2 लाख का 15% भी 30,000, यानी 12 लाख रुपए तक बंदे का सिर्फ 80,000 का टैक्स बनेगा नई स्लैब, वर्ष 2025-26 में, जब वो असेसमेंट ईयर में अपना रिटर्न भरेगा था। पांचवी स्लैब जो आपकी होने वाली है वो 12 लाख से 15 लाख तक 20%, यानी इस 3 लाख का 20%, 60,000, यानी 15 लाख रुपए तक आपका सिर्फ 1,40,000 का टैक्स बने, ठीक है। और जो छठी स्लैब होने वाली है वो आपकी 15 लाख से 53,45,000, ये 53.45 लाख तक कितना, 30%। तो चलिए ये हम निकाल लेते हैं। तो मैं सबसे पहले क्या करने वाला हूँ, 53-45 में से 15 माइनस कर दूंगा, क्योंकि 15 लाख तक का टैक्स मैं निकाल चुका हूँ, ठीक है। तो बचे 38,45,000, और उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 30% से, तो 11,53,500 रुपये का टैक्स बनेगा। 11,53,500 रुपये का टैक्स बनेगा। अब आप अपने जितने भी आपने टैक्स कैलकुलेट किया है उसको यहाँ कंबाइन कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो अभी जो ऊपर से यहाँ से कैलकुलेट करिए, इन सबको जोड़िए आप, जैसे इसको 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 और इसको, तो सारा आ जाएगा आपका टैक्स निकल कर। तो 21,875 प्लस 50,000 प्लस 15,000 प्लस 20,000 प्लस 30,000 प्लस 30,000 प्लस 60,000 और प्लस 11,53,500, 13,80,375 रुपये। यानी देखिए आप ओल्ड स्लैब में जा रहे थे तब भी आपका टैक्स ज्यादा आ रहा था, नई स्लैब में आपको डिडक्शन नहीं मिल रहे तब भी टैक्स आपका कम आ रहा है। तो ये एक आपको फायदा नजर आता हुआ यहाँ पर, ठीक है। अब आप देखिए 13,80,375 रुपए टोटल टैक्स बना, सरचार्ज आपको लगना ही है एट द रेट ऑफ 10%, जो कि 1,38,037 रुपये आप जोड़ दीजिए इसमें सरचार्ज में।
तो यहाँ टी प्लस एस हो जाएगा आपका टैक्स प्लस सरचार्ज। तो 13,80,375 प्लस 1,38,037, 15,18,412 रुपये। फिर भी आपका फायदा है नई स्लैब में जो दिखता हुआ, कंपेयर करते चल रहे हैं हम लोग। और अब आपको हेल्थ और एजुकेशन सेस भी जोड़ने का ही है, जो कि टैक्स प्लस सरचार्ज की वैल्यू पे 4% कैलकुलेट करना है, यानी इंटू 4%, जो कि यहाँ पर बन रहा है 60,736 रुपये। तो अब मैं इसको उस टैक्स वैल्यू में जोड़ दूंगा तो मेरा टोटल टैक्स लाइबिलिटी इन द न्यू स्लैब निकल कर आ जाएगा। सर आप ये कर रहे हो, वैसे मैं बता दूं आपको ये मैन्युअली करने की जरूरत नहीं पड़ती। जब आप आईटीआर भरने जाओगे तो वहां पर इनकम टैक्स एस्टिमेटर कैलकुलेटर एक सरकार ने प्रोवाइड किया है। तो जब आप कोई भी फॉर्म सेलेक्ट करोगे तो पहले आप अपना ओल्ड और न्यू स्लैब का एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी पहले ही ज्ञात कर सकते हैं, फिर आप बढ़ सकते हैं कि कौन सी तरफ से आपको जाना चाहिए, ओल्ड में जाना चाहिए या न्यू में जाना चाहिए। अच्छा, अगर आप प्रोफेशनल हो या बिजनेस पर्सन हो तो आपको अब न्यू स्लैब मैंडेटरी कर दी गई है। आप अपना लाइफ में सिर्फ वंस आप अपना स्लैब बदल सकते हो, यानी आप अगर न्यू में भर रहे हो फिर बीच में स्लैब चेंज करके ओल्ड में चले गए और फिर वापस न्यू में आ गए तो कभी दोबारा ओल्ड में नहीं जा पाओगे। लेकिन जो सैलरीड हैं वो कभी भी अपनी स्कीम को क्या कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं। तो ये अभी हम यहाँ पर टोटल अप कर देते हैं। $1,79,148, दिस इज योर टैक्स लाइबिलिटी। तो यहां पर भी आप डिफरेंस देख सकते हो कि आपने न्यू और ओल्ड, भले ही उधर आपने डिडक्शंस के बेनिफिट लिए ओल्ड में, लेकिन न्यू में आपको बेनिफिट नहीं भी मिले, फिर भी आपको न्यू में यहां पर आपको लगभग 86,000 रुपए का टैक्स बन रहा है। जो सेविंग है आपकी वो 86,944 रुपीज की टैक्स बचा लोगे, आप बचत कर लोगे, बचत, अगर आप न्यू स्लैब में बढ़ते हो आईटीआर। जबकि आपको न्यू स्लैब में वो बेनिफिट नहीं मिल रहे हैं जो किस में मिल रहे हैं, ओल्ड में मिल रहे हैं। तो ये वैसे तो मैं ये बता दूं कि ये डिपेंड करता है कि भाई ओल्ड में जाना चाहिए या न्यू में जाना चाहिए, आपकी इनकम की क्वांटम पे भी डिपेंड करता है, कितना इनकम कमा रहे हो। साथ ही साथ में आप जो डिडक्शंस क्लेम कर रहे हो उस पर भी ये डिपेंड करता है कि आपको किधर जाना चाहिए। और एस्टिमेटर में आप, हाँ इसमें से अब ये तो बचत हो गई, राइट, कि इतना टैक्स आपका न्यू और ओल्ड में डिफरेंस आ रहा है। बाकी ये 9,000 यूं का यूं टीडीएस का माइनस हो जाएगा, ये 15,000 यूं का यूं इसका टीडीएस का माइनस हो जाएगा, और जो पेएबल फिगर है वो अब आपका निकल कर कितना आएगा, कितना, 15,55,148। सो दिस इज योर पेएबल फिगर। सो आपने कुल मिलाकर यहां पर मैंने कंपेयर इसलिए किया क्योंकि कंपैरिजन से हमें पता पड़ता है कि हमारे लिए कौन सी स्कीम ज्यादा बेनिफिशियल है। तो यहाँ पर कंपेयर करते हुए हमने देखा कि 86,944 रुपीज बचा लिए, यानी इतना टैक्स बचा लिया जिससे आप एक एक्टिवा खरीद सकते हैं। समझ रहे? तो ये था आज का क्लास। आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को देखते रहिए, अच्छे अच्छे कंटेंट्स यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। थैंक यू सो मच।